दोस्तों नमस्कार। 13 जनवरी को इस देश के सामने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 सामने आया था। सरकार ने इसे जारी किया और 15 दिनों के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। पहली सुनवाई थी और पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया इसे इस देश में लागू ऐसे किया नहीं जा सकता है। जो ड्राफ्ट बनाया गया उस ड्राफ्ट के आश्रय इस देश के भीतर जातियों के बीच वैमनस्यता फैलेगी और टकराव बढ़ जाएगा। महज 15 दिन, इस यूजीसी 2026 की उम्र जो है सिर्फ 15 दिन। इससे पहले याद कीजिए एक वक्त सीएए का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाइयों के बाद भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। याद कीजिए एसआईआर, बिहार इलेक्शन के ठीक पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। रोक तो लगी नहीं, आज भी यह डामाडोल स्थिति में चल रहा है, जबकि एसआईआर का विरोध करने वाले 9 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई मामले आपके जहन में इस दौर में सुप्रीम कोर्ट को लेकर आ सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल आज यह है कि महज 15 दिनों में ही सरकार ने अपने पांव पीछे क्यों खींच लिए। सरकार की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने एक भी शब्द क्यों नहीं कहा इस रेगुलेशन के पक्ष में। वही सरकार रेगुलेशन लेकर आई, उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर खामोशी बरत ली। तो क्या सरकार फंस गई थी? क्या सरकार के सामने अपने वोट बैंक को लेकर मुश्किल थी, या फिर सरकार के सामने वोट बैंक के आश्रय जो बिसात बिछाई गई उसी में उसे लगने लगा ऐसे में तो ना ये बचेगा ना वो बचेगा, फंस जाएंगे। ये बचेगा या वो बचेगा की परिस्थितियां होती क्या है। और सरकार ने इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी खामोशी क्यों बरत ली? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर बहुत साफ तौर पर कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जो जारी किए, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मुद्दे पर कुछ संवैधानिक और कानूनी सवालों की जांच होनी बाकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, जो सरकार की तरफ से वकील थे, उनसे कहा गया कि वो अदालत को एक विशेषज्ञों की समिति का सुझाव दें जो इस मुद्दे की जांच करे। सॉलिसिटर जनरल खामोश रहे। यानी जो पूरी की पूरी गाइडलाइंस बनाई गई थी उसमें कोई विशेषज्ञ था ही नहीं, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी और उसके बाद यूनाइटेड ग्रांट कमीशन और एजुकेशन मिनिस्ट्री जिस लिहाज से चल रही थी उन सब के पीछे कौन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को इन याचिकाओं पर अपना जवाब अब दाखिल करना चाहिए। तुषार मेहता यानी सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार के वकील खामोश रहे, जी खामोशी रहे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि नए नियमों का मसौदा तैयार करते समय कुछ पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई और नजरअंदाज कर दिया गया सब कुछ। यूजीसी ने अपने कुछ नए शब्दों के जरिए नई परिभाषाएं गढ़ी। खामोश और नजरअंदाजी इस दौर में खुलकर सुप्रीम कोर्ट में आज नजर आ रही थी। सॉलिसिटर जनरल खामोश थे और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो खुले तौर पर कहा, और वो भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत की मौजूदगी, जस्टिस जयमाल बागची की मौजूदगी, और उनकी एक लकीर बहुत साफ थी कि जाति विहीन समाज की ओर हमें बढ़ना चाहिए, हम तो पीछे जा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल खामोश। केंद्र यूजीसी को नोटिस दे रहे हैं
19 मार्च को अब सुनवाई करेंगे सॉलिसिटर जनरल खामोश। क्या सब कुछ इतना आसान है जो नजर आ रहा है, या हकीकत कुछ और है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस फैसले को रोका गया जो सरकार ने जारी किया था? बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि 13 जनवरी को जो रेगुलेशन सरकार खुद लेकर आई, 15 दिनों के बाद यानी आज 29 जनवरी को सरकार की तरफ से कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा था, और जो याचिकाएं पहुंची उस पे एक पहली सुनवाई में ही ये कैसे मोहर लग गई। हम सुप्रीम कोर्ट के भीतर की परिस्थितियां बतलाएं, लेकिन उससे पहले इस देश की एक परिस्थिति को समझ लीजिए। इस देश के भीतर जो एजुकेशन का क्षेत्र है, जो छात्रों का क्षेत्र है, और इस देश के भीतर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जिस तर्ज पर मौजूदा मोदी सरकार के दौर में बतौर गवर्नेंस चल रही है, उसमें सरकार इस बात से घबराती है, कतराती है कि कहीं कोई ट्रिगर का काम ना कर जाए और इस देश के भीतर सत्ता के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा ना हो जाए। इसीलिए यह सवाल बड़ा था, क्योंकि सबको पता है इस देश के भीतर रोजगार है नहीं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े छात्र हों और उनके रोजगार की परिस्थितियां हों, हमारी टीम ने इस पर काम किया और बताया कि दरअसल इस देश के भीतर बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से जो पीएलएफएस, जिसको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं, वो जो लाया गया आखिरी, उसके संकेत बहुत साफ थे कि इस देश में बतौर लेबर और बतौर रोजगार दोनों की परिस्थितियां, चाहे वो एससी का समाज हो चाहे एसटी का समाज हो, दलित हो या आदिवासी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी हो, सरकार हर जगह फेल है। क्योंकि उसमें बढ़ोतरी लगभग बीते 3 वर्षों में ही 3 से 4% की बढ़ोतरी हो गई। 11% की स्थितियां और ज्यादा नाजुक है 11 वर्ष जब से सरकार केंद्र में आई है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वह अपनी परिस्थिति में बतलाता है कि 50% से ज्यादा, तकरीबन 55% तक तो कहीं है ही नहीं। और यह अगर दलितों के बीच का सच है तो दूसरी तरफ ओबीसी का भी सच है कि लगभग 56% कहीं है ही नहीं। शेड्यूल ट्राइब के भीतर जरूर यह लगभग 47% नहीं है, बाकी 53% जो भी निकल कर आया उसमें 53% का पार्टिसिपेशन है जो मैक्सिमम है। लेकिन इस देश के भीतर 55% का ओवरऑल देखिएगा तो पार्टिसिपेशन नहीं है। और अगर अपर कास्ट का भी जिक्र करेंगे तो 57% का कहीं पार्टिसिपेशन है ही नहीं। स्थितियां कमोवेश हर जाति समुदाय के भीतर की नाजुक है। और इन सब के बीच जो पेपर लीक और रोजगार न मिलने की परिस्थितियों में जो जिक्र कभी पटना का होता था, इलाहाबाद का होता था, बात बढ़ते बढ़ते वो उत्तराखंड तक भी पहुंची। और वहां पर जिस तरीके से युवा तबका सड़क पर आ गया, क्या वो जेंजी था या जेंजी के भीतर वो सवाल है? जो सोनम वांगचुक को लेकर लद्दाख के भीतर जो युवा तबका निकल कर आया, क्या वो जेंजी है? क्या उस तरीके से देखा जा सकता है कि सरकार अपने तौर पर गृह मंत्रालय के जरिए जब यह रिपोर्ट तैयार करवा रही थी कि दरअसल देखिए इस देश के भीतर जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर हाथ खड़े कर चुके हैं एसआईआर के बाद, कि उनसे अब यह राजनीति साधनी मुश्किल होगी, चुनाव लड़ना मुश्किल होगा, इस देश का जेंजी समझ ले, युवा समझ ले। और उन्होंने पब्लिकली खुले तौर पर सोशल मीडिया के जरिए, रैलियों के जरिए यह ऐलान कर दिया कि दरअसल इस देश के जेंजी को अब समझना होगा। तो क्या यह गाइडलाइन जो यूजीसी की है वह इस देश के भीतर उस तबके को सड़क पर ले आई जो बीजेपी के साथ खड़ा है या बीजेपी की नीतियों के साथ अभी तक खड़ा था? या मसला यह है कि कहीं यह ट्रिगर का काम ना कर जाए? क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक यूजीसी की गाइडलाइंस आई और उसके बाद सिर्फ एक समुदाय के भीतर आक्रोश होगा, दूसरा समुदाय खुश होगा। उसकी अपनी परिस्थितियां भी नाजुक है।
यानी सरकार किसी भी हालत में यह बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस देश के भीतर किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन की शक्ल में इस देश का युवा सड़क पर आ जाए। आप उसको वोट बैंक के लिए जातियों में बांट सकते हैं, लेकिन हर जाति विशेष के भीतर का संकट भयावह है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर हम आपको लिए चलें उससे पहले हमें लगता है इस दौर में ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री कमोवेश हर जगह युवाओं का जिक्र जरूर करते हैं। वो जेनजी का जिक्र करना चाहते हैं हर जगह, और उनको अपने गवर्नेंस के तौर तरीकों से भी जोड़ते हैं। बीते 24 घंटों के भीतर 2 जगह पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी, एक फिट इंडिया को लेकर और दूसरी आज सुबह पार्लियामेंट के ठीक बाहर राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर भी उनकी जुबान पे पहला शब्द युवा ही था। एक क्षण सुन लीजिए। और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा, उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन। हमारी युवा शक्ति का बहुत बड़ा टेस्ट ये है कि हम आने वाले समय में कितने अधिक फिट होंगे। यह कोई बहुत गूढ़ सवाल नहीं है कि प्रधानमंत्री युवा को अपने भाषणों में अपनी सरकार, अपनी नीतियों के आश्रय क्यों जोड़ रहे हैं। इस देश की हकीकत तो यह है कि तकरीबन 30 करोड़ युवा तबके के सामने एक शून्यता है, रोजगार की कमी है। इस देश में डिग्रीधारी युवाओं के सामने कोई रोजगार नहीं है और उनकी संख्या बतौर रजिस्टर्ड बेरोजगार के तौर पर 5 करोड़ से ज्यादा इस देश में हो चली है। इन परिस्थितियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो अब काम हो रहा है, भारत उसमें कहीं टिकता नहीं है। लेकिन भारत का युवा दुनिया के बाजार में, चाहे वो अमेजन ही क्यों ना हो, 1 बरस के भीतर अमेजन तक ने 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार से हटा दिया। बीते 1 महीने में 12,000 युवाओं को हटाया गया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तकरीबन बेरोजगारी की परिस्थितियां इस दौर में तकरीबन 3 महीने के भीतर 1 लाख से ज्यादा रोजगार कम हो गए हैं। ये परिस्थितियां बतलाती है कि युवा इस देश में एक ट्रिगर का काम करता है, और अगर वो ट्रिगर चल जाए तो सरकार की नींव हिल जाएगी। ये मैसेज तो सरकार के सामने आ चुका है। इसीलिए यूजीसी ग्रांट कमीशन के जरिए जो रेगुलेशंस नए क्रिएट किए गए और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, अब उसको जरा समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है नए नियम साफ नहीं है, अस्पष्ट हैं, नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन एससी एसटी और इन सब को लेकर जो आप व्यवस्था कर रहे हैं कि अलग हॉस्टल बना देंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और बाकायदा चीफ जस्टिस कहते हैं कि अगर आप एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं तो फिर समझिए कि आरक्षित समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, उनके पास दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाएं हैं। यह चीफ जस्टिस कह रहे हैं। संवैधानिक परिस्थितियों के भीतर, संविधान सभा के भीतर बहस चर्चा और उसके बाद इस देश की पार्लियामेंट के भीतर कास्ट सिस्टम को लेकर जो भी चर्चा हुई हो, उस परिप्रेक्ष्य में अगर सुप्रीम कोर्ट के भीतर आप झांक कर देखेंगे तो हो सकता है इस दौर में आपको बौद्धिक तौर पर बड़े मुश्किल हालात दिखाई दें कि ये कैसे तर्क और कैसे निर्देश निर्णय इस दौर में लेने से पहले जो कहा जाता है उसका ओर छोर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षित समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। और यह कहने के बाद जब उसने कहा कि नियमों की परिभाषा पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, कुछ एक्सपर्ट इसमें संशोधन की सलाह दे सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी में एक ऐसा समान वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ऐसा ना लगे कि लोग आपस में बंट रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के भीतर की बहस है। लेकिन हम उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट के उस लाइव आर्गुमेंट की तरफ ले जाएं, उससे पहले
The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. सॉलिसिटर जनरल तो खामोश रहे, लेकिन एडवोकेट विष्णु शंकर जैन थे ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाहर निकलकर आकर जानकारी दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही कहते हैं हम नियम 3/C को चुनौती दे रहे हैं, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। और उसके बाद उन्होंने कहा यह पूरे तरीके से संकीर्ण है, भेदभाव की परिभाषा व्यापक है। सामान्य वर्ग के सदस्यों के मामले में जब धारा 3/E जो पहले से ही लागू है, तो धारा 3/C की क्या आवश्यकता है। इसमें मान लिया गया है कि केवल एक खास वर्ग ही जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है उसे। इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि देखिए, हम केवल संवैधानिकता और वैधता की सीमा की यहां पर जांच कर रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि मान लीजिए दक्षिण भारत या उत्तर भारत का कोई छात्र उत्तर भारत में एडमिशन लेता है, या उत्तर पूर्व का, दक्षिण या उत्तर पूर्व का कोई छात्र अगर उत्तर भारत में एडमिशन लेता है, ऐसे छात्र के खिलाफ कुछ व्यंग्यात्मक अपमानजनक टिप्पणियां की जाती है, यहां तक कि टिप्पणी करने वालों की पहचान भी अज्ञात है। क्या यह प्रावधान इस मुद्दे का समाधान करेगा? तब दूसरे वकील कहते हैं कि देखिए, रैगिंग का भी मुद्दा हो सकता है। जब मैं नया स्टूडेंट हूं तो मेरी शक्ल सूरत से पता चल जाएगा कि मैं नया हूं, और अगर मैं विरोध करता हूं और शिकायत करने की हिम्मत करता हूं तो मुझ पर क्रॉस केस चलाया जाएगा। आरोप जाति आधारित भेदभाव का होगा। यह दरअसल विनीत जिंदल हैं, जिन्होंने एक लिहाज से कहिए इन्होंने अपील दाखिल की नियम 3/C को लेकर, जो जाति आधारित भेदभाव को करती है। इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि आरक्षित समुदाय में भी कुछ लोग समृद्ध हो गए हैं, कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। और मान लीजिए अनुसूचित जाति के किसी छात्र ने दूसरे समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तो क्या इसका कोई उपाय है? ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। तब वकील कहते हैं इस पूरे नियम को रद्द किया जाना चाहिए, और हम चाहते हैं कि बेहतर ड्राफ्ट हो, और हम सुझाव दे रहे हैं कि एक बेहतर ड्राफ्ट तैयार किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं यह एक संवैधानिक मुद्दा है। आज हम कोई आदेश पारित करना नहीं चाहते। एक कमेटी गठित की जानी चाहिए जिसमें 2-3 एक्सपर्ट्स हों, जो सामाजिक मूल्यों और समाज की समस्याओं को समझते हों, और उसके बाद 19 तारीख को सुनवाई करेंगे। हम नोटिस जारी कर रहे हैं, और तब तक के लिए इस पर पूरी तरीके से रोक लगा देते हैं। इस जाति आधारित भेदभाव को लेकर जो वकील सुप्रीम कोर्ट के भीतर आर्गुमेंट कर रहे थे, वो जब बाहर आए तो उनसे ये पूछा गया, ये नियम 3/C जो जातीय भेदभाव का जिक्र है, जिसको लेकर आप अदालत पहुंचे थे, इस पर क्या हुआ? About specifically three particular issues. One is section 3C, which is talking about caste discrimination, and in that particular section the general caste has been excluded, the other caste has been included. So this particular section has been sending a message kind that these three castes, SC, ST and OBC, has been discriminated by general caste. So this is our argument before the CJI, and CJI appreciated our argument and specifically stated that yes, it is, you are saying correct, and this kind of section, if it is there, definitely it will be a very harsh and very discriminatory for the general caste, general people, and this should be amended, this should be rectified. यहां दो सवाल वाकई बड़े हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जब बैठी तो जातीय भेदभाव को लेकर उसके जहन में क्या सवाल थे, और दूसरी परिस्थिति है इस देश के भीतर 2024 के चुनाव के वक्त जो संविधान ही मुद्दा बना, और उस संविधान के साथ कास्ट सेंसस को मुद्दा बनाया गया, और उस कास्ट सेंसस के आश्रय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो उस पूरी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की, उसमें खुले तौर पर था कि इस देश में 90% आबादी हाशिए पर है। इस देश की मुख्यधारा में वो है ही नहीं, और मुख्यधारा तो छोड़ दीजिए, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, वो नौकरशाही के हो, वो मीडिया के हों,
वो चाहे जुडिशरी के हों, तमाम जगहों पर, यहां तक कि सेक्रेटरी लेवल का जिक्र हो, यहां तक कि इस देश के भीतर बजट बनाने वालों का जिक्र हो, इन जगहों पर जिन जाति समुदाय के लोगों की मौजूदगी है, उनकी भागीदारी समाज के भीतर 10% है। और 2024 के चुनाव ने एक झटके में उस बीजेपी को बहुमत से नीचे लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वो कल तक अपने बूते खड़ी थी। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर धीरे धीरे भारत की राजनीति में यह सवाल बड़ा होने लगा कि क्या जाति आधारित परिस्थितियों के आश्रय राजनीति साधी जा सकती है या सत्ता में आया जा सकता है। और दूसरा सवाल था, अगर मुख्यधारा में वो जातियां शामिल नहीं हैं तो वो कौन सा विजन और कौन सा ड्राफ्ट प्लान है जिसके आश्रय कहा जाए कि दरअसल अब सत्ता बदलेगी तो वह भागीदारी उनकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस देश के भीतर कुछ राज्य तो हैं जो गैर बीजेपी शासित भी हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 2-3 सवाल और भी थे। रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे सवाल इस देश के उस अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर भी है जो हिंदू या मुसलमान नहीं है, वो ईसाई है, वो किसी दूसरी जाति से जुड़ा है, वो सिख है। उनके भीतर भी कुछ सवाल हैं अपनी जातियों को लेकर, अपने समुदाय विशेष को लेकर। और ये सवाल धीरे धीरे भारत की राजनीति में कैसे हथियार बनते चले गए और इस हथियार की प्रक्रिया के भीतर क्या विपक्ष ने 2024 के चुनाव के बाद की परिस्थितियों में मौजूदा सरकार को अंदर से हिला दिया और उसके बाद यूजीसी का यह पूरा कार्यक्रम लाया गया सोचकर कि इसको लेकर आएंगे तो वह तबका जो कल तक सोच रहा था कि सत्ता उसके साथ नहीं है, वो अपर कास्ट के साथ खड़ी है, तो देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक पूरी प्रक्रिया में अगर ऊंची या सवर्ण जातियों के भीतर का सवाल आंदोलन की शक्ल में उभर कर आ गया तो फिर अगला सवाल यह भी था कि पेपर लीक, नौकरियों का खत्म होना, इस देश की बनती आर्थिक फिलॉसफी में कॉरपोरेट को लाभ होना लेकिन रोजगार पैदा नहीं होना, डिसइन्वेस्टमेंट का नाम हो, प्राइवेटाइजेशन का नाम हो, मोनेटाइजेशन का नाम हो, आंकड़े बड़े बड़े दिखाए गए लेकिन इन सब के पीछे रोजगार गायब है। इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गायब है, उत्पादन है नहीं, रोजगार कैसे मिलेगा। एमएसएमई को लगातार मदद सरकार को बताए और जिलाए रखने के लिए करना पड़ता है। जिस तरीके से देश के भीतर चुनाव लोकतंत्र है इसका एहसास कराते हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर वह भी सवालों के दायरे में आकर खड़ा हो गया। तो क्या एक नई परिस्थिति के भीतर सरकार को यह लगने लगा कि ऐसा कोई मुद्दा छूना ही नहीं चाहिए जिससे इस देश में वह अगर आंदोलन या विरोध की शक्ल में उभर गया तो फिर मुश्किल होगी, और अगर वो गैर पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक होगा तो और मुश्किल होगी। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान दीजिए, यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर पॉलिटिशियन सामने नहीं आए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता खुले तौर पर बोलने से बचते रहे, वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, वो समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, वो शिवसेना हो या डीएमके हो, खुलकर कोई सामने आया नहीं। वोट हर किसी का चाहिए, लेकिन सवाल है इस देश के भीतर की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां जो अभी तक नफरतों की दायरे में चली आ रही थी, उसके सामने यह अगर सवाल जिंदगी को जीने के तरीके से लेकर, पढ़ने के तौर तरीकों से लेकर और रोजगार न मिल पाने की परिस्थितियों से अगर जुड़ जाएगा, इस देश की एजेंसियां जो सरकार के लिए काम कर रही है, इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जो सरकार के साथ खड़ा है, उसके बाद हर जानकारी तो छुपा ली जाती है, कोई सवाल करता नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर जनता ही किसी भी मुद्दे को लेकर खड़ी हो गई तब क्या होगा, यह सवाल सरकार को डरा रहा है। और शायद इसीलिए जो रिपोर्ट सरकार के पास है वो कमोवेश हर तबके के भीतर उफनते हुए उस आक्रोश को उभार रही है, जहां पर सवाल यही है कि सरकार अपनी नीतियों के आश्रय इस देश के भीतर जिस इकोनॉमी का जिक्र करती है, जिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिक्र करती है, जिस नए टैरिफ डील का जिक्र करती है, जो देश के भीतर विकसित भारत का जिक्र करती है, उसमें इस देश का आम आदमी कहां पर है। बैंकों के भीतर की परिस्थितियां अब सामने आ रही है, आरबीआई पैसा डाल रहा है, लिक्विडिटी है नहीं। इस देश के सोशल सेक्टर को बचाने के बदले कॉर्पोरेट सेक्टर को बचाने के लिए शेयर बाजार में एसबीआई और एलआईसी सरीखे
सार्वजनिक संस्थान पैसा डाल रहे हैं, जनता कहीं नहीं है। तो क्या ऐसी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई जिसने उसको इस दिशा में दखल देने से मना कर दिया कि आप खामोशी बरतिए? इसीलिए सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में खामोश रहे। इसीलिए 13 जनवरी को जो रेगुलेशंस बनते हैं 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है और सरकार चुप भी नहीं करती है। शिक्षा मंत्री गायब है, प्रधानमंत्री कुछ कहते नहीं, गृह मंत्री अपनी रिपोर्टों के आश्रय इस देश की राजनीति को साधने की दिशा में बढ़ते हैं। सरकार की नीतियां मीडिया के भीतर आती है लेकिन वो सरकार के गुणगान की दिशा से आगे बढ़ नहीं पाती है। नौकरशाही घुटने टेके हुए वो जानती है सरकार के साथ खड़े होंगे तो पद पर बने रहेंगे, अन्यथा मुश्किल है। पॉलिटिशियंस जानते हैं कि दरअसल उनकी फाइल तो खुल जाएगी अगर वो कोई सवाल और विरोध करते हैं। बचा कौन? बची जनता। और जनता के भीतर उठते हुए सवाल इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले या कहीं इस निर्देश या कहें 15 दिनों के भीतर जो रेगुलेशंस लाए गए थे उस पर जो रोक लगा दी गई, यह उसके खुले संकेत हैं जो शायद भारत की राजनीति में डराने वाले भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।